हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम विश्व के भूगोल में हवाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम विश्व के भूगोल में हवाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो ये बात तो सही है। कैसे? तो मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी है। अब ये कौन सी रेखा है? तो भूमध्य रेखा है, और यहाँ पर पड़ती है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो इसके बीच में कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि बोला जा रहा है कि जो पूर्वी क्षेत्र है ना, इसकी तुलना में महासागरों का पश्चिमी खंड यानी ये वाला क्षेत्र काफ़ी उष्ण होता है, अधिक गर्म होता है। क्यों? तो मान लीजिए कि क्या होता है कि हवा जो चलती है वो किस तरफ को चलती है? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, यानी इस तरफ से चलती है। तो जब हवा पूरब से पश्चिम की ओर चलेगी तो क्या होगा कि जो इसका पश्चिमी क्षेत्र होगा ये अधिक गर्म होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या कहा जा रहा है? तो दूसरा कहा जा रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या था कि उष्णकटिबंध की बात हो रही थी, यानी वो वाले क्षेत्र की, उष्णकटिबंध इस क्षेत्र की, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? शीतोष्णकटिबंध, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के बारे में। तो ये जो क्षेत्र है शीतोष्णकटिबंध, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी तट है इसकी तुलना में पूर्वी तट अधिक उष्ण होता है, यानी ये वाला जो तट है गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि क्या होता है कि जब हवा चलती है तो इस क्षेत्र में हवा किधर चलती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। किस तरफ चलती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और इस तरह से चलने के कारण क्या होता है कि इसका पश्चिमी तट गर्म होता है। मान लीजिए हवा जब चलेगी तो इस तरफ से चलेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये जो तट होगा ये अधिक उष्ण होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि एक और दो दोनों सही है। तो ये किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामवर्त होता है। तो देखिए ये बात तो सही है। कैसे? तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि जो हवा है वो दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज घूमना। तो हवा क्लॉकवाइज घूमती है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें क्या होता है कि हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है। तो ये दोनों ही बातें जो हैं सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन सही है। अब उसका कारण क्या बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशा का निर्धारण कोरियोलिस बल प्रभाव से होता है। तो ये बात भी सही है कि जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो पवन का प्रतिरूप होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये कोरियोलिस बल पर निर्भर करता है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है। तो ये बात सही है। तो एक और दो दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए। अब देखो, हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामवर्त होते हैं। ये सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जो ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो ये तो गलत हो गया ना। अभी दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चलती है। तो ये गलत है ना, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हो गया गलत। अब कारण आर क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवा का पैटर्न कोरियोलिस बल पर निर्भर करता है। तो ये तो सही बात है कि जो हवा का प्रतिरूप है वो किस पर निर्भर करता है? तो कोरियोलिस बल पर। तो एक कथन गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। तो ए गलत और आर सही किसमें? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होते हैं। क्यों? तो देखिए, अब ये बात सही है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवन होते हैं अधिक सशक्त होते हैं। अब क्यों होते हैं? तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम होते हैं। तो ये बात सही है कि क्या है कि जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर भूमि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में जल बहुत अधिक है। तो जब जल अधिक होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होगी। ठीक है। अब दूसरा क्या है
कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल अधिक चलता है। तो ऐसा है क्या कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में कम और ज़्यादा कोरियालिस बल चलता है? नहीं, ये दोनों ही बातें गलत है, क्योंकि कोरियालिस बल तो सब जगह एक ही जैसे चलेगा ना। पृथ्वी तो सब जगह एक ही जैसे घूमेगी, तो कोरियालिस बल भी तो सब जगह एक जैसा ही लगेगा। तो इस तरह से सिर्फ ए सही है, तो केवल ए इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा क्या है? तो ये ना दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पश्चिमी पवन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध रूप से बहती हैं। तो ऐसा है क्या? नहीं, जो तूफानी चालीसा है वो किस में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या है, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, तो ये सही बात है, ठीक है। इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो ये बात भी सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, तो ये बात भी सही है कि इससे क्या होता है कि आकाश में जो है बादल भरे रहते हैं, वर्षा होती है और मौसम भी खराब होता है। तो ये सभी की सभी बातें सही हैं, लेकिन जो एक है यानी कि ऑप्शन नंबर एक है ये गलत है। तो 2, 3, 4 इसमें सही होगा। तो चलिए देखते हैं 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है। तो देखिए 2, 3, 4 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? तो देखिए अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये हिंद महासागर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि ये जो चालीसा पवनें चल रही थी तो ये किस गोलार्ध में चल रही थी? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर है। अब ये उत्तरी सागर जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है, साथ ही साथ कैरिबियन सागर भी उत्तरी गोलार्ध में है और कोरल सागर भी उत्तरी गोलार्ध में। तो ये तीनों के तीनों उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन जो हिंद महासागर है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है इसके लिए। तो देखिए जो रोरिंग 40 शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य है, तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? देखिए अब दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है बाईं ओर विचलन करती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि कोरियालिस बल। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोरियालिस बल तो लिखा नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो देखिए अब जब हम उच्च दाब क्षेत्र से जो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रतिरूपी अभिलक्षण है? तो देखिए जो पवनों का उत्क्रमण है, उत्क्रमण मतलब उसका विपरीत दिशा में होना, तो अभी देखो वो किसका अभिलक्षण है? तो मानसूनी जलवायु का। अब देखो मानसून पवनें कैसी पवनें हैं? तो जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उल्टी जाती है। मतलब मान लीजिए कि गर्मी का मौसम होगा तो ये हवा कैसी चलेंगी? ठंडी चलेंगी, लेकिन जब ठंडी का मौसम होगा तो ये कैसे चलेंगी? गर्म चलेंगी। कैसे? तो मान लो कि जो मानसूनी जलवायु होती है वो क्या करती है कि इसमें होता क्या है कि जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो हवा जो होती है समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यानी जमीन की ओर चलती है, ठीक है। हवा समुद्र की से स्थल की ओर जाएगी। लेकिन जब ठंडी का मौसम होगा ना, जब खूब ठंडी पड़ेगी, तो क्या होगा कि जो हवा है वो जमीन से समुंदर की ओर जाती है। ठंडी में क्या होगा कि हवा जमीन से समुंदर की ओर जाएगी, और गर्मी में समुंदर से जमीन की ओर जाएगी, ठीक है। तो यही होता है मानसूनी पवनों का उत्क्रमण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। चीनुक पवनों का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो चीनुक पवन है उनके कारण क्या होता है कि शीत ऋतु का तापमान बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है? तो देखिए जो चीनुक हवा है वो कैसी हवा है? वो एक हिमभक्षी हवा है। हिमभक्षी मतलब बर्फ को खाने वाली हवा है। और कैसी हवा है? गर्म और शुष्क हवा है, गर्म है और सूखी हवा है। अब ये कहाँ से उतरती है? तो देखो चीनुक जो हवा है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से उतरती है, ठीक है। इस ढाल से उतरती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो चीनुक हवा है इसके कारण क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है कि हट जाती है। और बर्फ़ जब हट जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे अच्छी किस्म की घास उग जाती है। और घास जो होती है, अब मान लो पहले तो बर्फ़ से ढका था तो जो जानवर वो चढ़ सकते थे क्या? नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन जैसे ही गर्म हवा आई, चीनुक हवा आई, तो क्या हो गई कि ये जो घास थी, ये जो बर्फ़ थी वो घट गई और यहाँ पर घास जम गई।
जब घास जम जाएगी तो जो पशु पालने वाले लोग रहेंगे उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और यहाँ पर चिनूक हवा के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर अच्छी किस्म की गेहूँ की खेती भी होती है, क्योंकि यहाँ पर ही प्रेयरीज घास के मैदान है और ये गेहूँ की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तो प्रेयरीज के घास के मैदानों में गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे ही अमेरिका में जो शिकागो शहर है, ये बहुत बड़ा मांस की मंडी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत फेमस मांस की मंडी है शिकागो में। और ये जो कनाडा है, कनाडा में विनिपेग है, यहाँ पर गेहूं की मंडी भी सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनिपेग में, कनाडा की। तो ये चिनूक हवाओं के कारण ही संभव हो सका है। तो शीतकाल में तापमान इसका क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी। बाय बाय।